षड्यंत्र। माँ जी, घर में शादी है, मेहमान आने शुरू हो गए हैं और कल रात से मन्नत का बुखार उतर ही नहीं रहा। ऐसे में मैं उसे देखूं या रसोई, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। रुचि की घबराहट से रीता जी बिल्कुल भी विचलित नहीं हुई। तू परेशान न हो रुचि, दोनों भाइयों से स्नेह रखने वाली इनकी मुंहबोली बहन है ना, वही छोटे की शादी संभालेगी। रुचि समझ नहीं पाई तो कौतूहलवश पूछ बैठी, कौन माँ जी? क्या मैं जानती हूँ उन्हें? हाँ हाँ, जिया को कौन नहीं जानता, तू भी पहचानती है उसे। अच्छा हाँ, भाई दूज पर आई तो थी, मगर वह तो ससुराल में होगी ना। नहीं री, पिछले दिनों जब तू मायके में थी तब उसके साथ एक बड़ा हादसा हो गया। खैर फुर्सत से बताऊंगी, अभी जाकर मेरे पोते को संभाल। यह कहकर रीता जी जिया के घर की ओर निकल पड़ी। जिया अपने पिता की बड़ी लाडली थी। पिता रवि जी गांव के प्रधान थे और माँ पक्की गृहस्थन। उनका पूरा दिन अनाज खलिहान सहेजने व मजदूरों से काम लेने में निकलता था। 3 बड़े भाइयों की इकलौती बहन उम्र में सबसे छोटी थी, जिसमें सबकी जान बसती थी। बड़े भाइयों और जिया की उम्र में बहुत फासला था। दरअसल पिता अधेड़ हो चले थे, मगर बिटिया के शौक के कारण ही उन्होंने पत्नी को एक बार फिर प्रसूति गृह का मार्ग दिखाया। जिया का जन्म ईश्वर की असीम अनुकंपा लगी। घर गृहस्थी से उब चुके दंपति के घर आंगन में बेटी का खिलखिलाना जैसे किसी गरीब को दिवाली पर बोनस मिलने जैसा था। बिटिया को पूरे समय अपनी नजरों के सामने रखते, खूब लाड लड़ाते। धीरे धीरे जिया बड़ी होने लगी। भाइयों के साथ जब स्कूल पहुंचती तो मजाल था कि कोई उसकी ओर आंख उठाकर भी देख ले। लड़के तो लड़के, लड़कियां भी बात करने की हिम्मत नहीं जुटा पाती। घर में कामकाज के लिए भाभियां थी। स्कूल से आते ही जिया बस्ता फेंक कर सो जाती तो माँ या बाबा के जगाने पर ही जागती। इस तरह वह अल्लड़ किशोरी पहले हाई स्कूल फिर इंटर पास कर गई। 90 के दशक में छोटे गांव में कॉलेज था नहीं, तो उसकी पढ़ाई लिखाई ठंडे बस्ते में चली गई। जवान बिटिया को अकेले शहर पढ़ने भेजने से शेषकर उसका विवाह करना लगा और रवि जी ने धूमधाम से एक सुयोग्य वर देखकर उसका विवाह रचा दिया। मगर सोचा हुआ कब होता है? विवाह के 5 दिन भी ना बीते कि सब कुछ बदल गया। बदलाव प्रकृति का नियम है, मगर ऐसे क्रूर बदलाव पर तो रूह कांप जाती है। यही सब सोचती रीता जी जिया के आंगन जा पहुंची। जिया के चेहरे पर नजर पड़ते ही उन्होंने अपनी भींगी आंखें चुरा ली। विवाह के दिन वह कितनी खुश थी। उसके सामने सलोने चेहरे पर सोने के बड़े बड़े झुमके कैसे डोल रहे थे। लाल बनारसी पहनकर जो लाली दुल्हनिया विदा हुई थी, वह आज एक परित्यक्ता के रूप में अत्यंत दयनीय दिख रही थी। धुंधली आंखों में जो चेहरा नजर आया वह उस रूपसी से कितना अलग था। रीता जी ने थोड़ी हिम्मत जुटाई और कहने लगी, जिया, मेरी प्यारी जिया, सुन, तेरे यश भाई की शादी है, मेहमान आने लगे हैं, थोड़ा संभाल देगी? भाभी का बच्चा छोटा है ना, उससे कुछ ना किया जा रहा, इसीलिए तुझे यह जिम्मेदारी सौंप रही हूँ। हाँ काकी, क्यों नहीं, आजकल मेरा वक्त नहीं कटता, ऐसे भी घर में खटती ही रहती हूँ, वहाँ कम से कम आप सभी का स्नेह मिलेगा। उसकी बातों से निराशा साफ झलक रही थी, पर रीता जी ने उस पर कुछ भी बोलना ठीक ना समझा। गांव का समाज बदलते परिवेश से अछूता थोड़े ही था। भाई तो वैसे भी अपने परिवार की फिक्र में जीते हैं। माता पिता की भी एक उम्र ढलने के बाद अपनी मजबूरियां होती है। जिया जो 1 मास पहले तक दुनियादारी से अनजान थी, वह सहसा समझदार हो गई थी। जिसने कभी खुद पानी लेकर ना पिया हो, वह घर संभालना सीख गई थी। खैर अगले दिन सुबह जब जिया घर आई तो सबसे पहले रीता जी ने रुचि को चाय बनाने के बहाने व्यस्त किया और उसे साथ लेकर अपने कमरे में चली आई। तुझे बुरा ना लगे बेटी, इसीलिए अब तक ना पूछा था, सच सच बता कि हुआ क्या था? खुशी खुशी शादी कर जो दूल्हा संग ले गया, बस चंद दिनों में बदल कैसे गया? क्या बताऊं काकी, मैं तो जैसे घर में रहती थी वैसे ही रह रही थी। मुझे पता नहीं लगा कि किससे बात करूं किससे नहीं। मेरे नंदोई मुझे अक्सर चिढ़ाते रहते, मुझे उनमें अपने भैया नजर आते थे। उस रोज घर में सत्यनारायण की पूजा थी। पूजा की धोती लेने जब अपने कमरे में आई तो मुझे अकेली देख उन्होंने सामने से दबोच लिया। मेरी चीख ही निकल गई। मेरी आवाज पर जब तरुण कमरे में आए तो साथ ही ननद भी आ गई और फिर कहकर सुबकने लगी, बोल बच्चे, क्या हुआ तेरे साथ? उसके आंसू सीने पर भार स्वरूप थे, जिसे हटाना जरूरी था।
ननद चिल्ला चिल्ला कर रोने लगी तो नंदोई ने मौके पर चौका लगाया। सारा दोष मुझ पर मत दिया। तरुण बड़ी बहन की इज्जत करते हैं। इससे पहले कि मैं कुछ सोच समझ पाती, माजरा पूरा ही बदल चुका था। बहनोई के बहकावे में आ चुके तरुण सबके सामने उठपटांग बोलने लगे। तुमने समझाने की कोशिश नहीं की? एक तरफ बहन की जिंदगी और दूसरी ओर मैं अकेली। उनकी भी क्या गलती है? वह मुझे जानते ही कितना थे। मेरे चरित्र पर लालछन लगाकर मुझे यहाँ भेज दिया और अपने परिवार को सहेज लिया। अब आप ही बताइए कि इसमें मैं क्या कर सकती थी? अब होश आ रहा है तो आस पड़ोस को मदद कर मन लगा रही हूँ। घर वालों का इतना आसरा ही बहुत है कि रहने खाने की दिक्कत नहीं है। मन छोटा ना कर बेटी और नई जिंदगी शुरू कर। जिसने तुम्हारी बात तक ना सुनी उससे न्याय की उम्मीद बेकार है। जहाँ कद्र ना हो उस राह जाना ही क्यों है? तुम अपने उत्थान में मन लगाओ। उसे ऐसा समझाया मगर उसकी दुख भरी बातें सुनकर सन रह गई थी रीता जी। उन्हें सपने में भी अंदाजा नहीं था कि इतनी नाजुक पली लड़की के साथ ऐसा कुछ हो सकता है। रीता जी यह भली प्रकार समझ गई कि जिया ननद नंदोई के साजिश का शिकार हुई है। दोनों ने मिलकर एक षड्यंत्र रचा और जिया पर चारित्रिक लांछन लगाकर घर से बेघर कर दिया। यह दोष मायके वालों को अपनी इज्जत पर आंच लगी तो वो हाथ बांधकर बैठ गए। वैसे भी कोर्ट केस और पुलिस जायदाद दिला सकते थे, प्रेम नहीं। सच ही कहा गया है कि स्त्री का जीवन दूध के कटोरे सा होता है। 2 बूंद नींबू का रस उसके अस्तित्व को खराब कर सकता है। उसे सुनकर रीता जी के मन में एक ख्याल बलवती हो गया कि क्यों ना इस गांव की लड़कियों व महिलाओं के उत्थान के लिए उन्हें और शिक्षित किया जाए। उन्हें आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनाया जाए ताकि भविष्य में वह किसी किस्म की साजिश का शिकार ना हो। वो अपने चरित्र के स्कैनिंग के लिए दूसरों पर निर्भर ना हो, अपने भाग्य की निर्माता स्वयं बने। यश के विवाह के कुछ दिनों बाद ही रीता जी ने जिया के पिता के सहयोग से जिया कार्यशाला की स्थापना की, जिसमें गांव की सभी लड़कियां सिलाई, कढ़ाई व बुनाई की ट्रेनिंग करने लगी। उनके बनाए सामान को बाजार तक पहुंचाने का कार्य रीता जी के बेटे करने लगे। आखिर क्यों न करते? वह उनकी मुंह बोली बहन जो थी। जिया के साथ साथ गांव की हर महिला आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर होती चली गई। इस कहानी के बारे में आपकी क्या राय अपने मुझे जरूर दी और कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब, वीडियो शेयर करना ना भूलें।